एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमें पढ़ना है और ये बुक नंबर 2 का है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का। ओके, बुक नंबर 1 हमारा कवर अप हो चुका है। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर लेना एक बार, आपको मिल जाएगा। एंड अगर नोट चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट भी हमने फर्स्ट वाले बुक में पढ़ लिया, कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, तो उस वाले बुक में जो हमारा था वो बेसिकली सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं था, वो पूरे हमने वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था कि कहाँ पे मतलब रोडवेज वगैरह, मतलब दूसरे कंट्री का भी हमने कुछ कुछ पढ़ा था। इस वाले चैप्टर में, इस बुक के इस चैप्टर में जो भी हमारा होगा वो हमारे इंडिया का है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज वेरियस मेथड्स टू मूव गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल है, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं अपने गुड्स को मूव करने के लिए, अपने कमोडिटीज़ को, आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे हैं कि हम किस तरह से हमारी जो गुड्स हैं, हमारे कमोडिटीज़ हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, वो हम एक जगह से दूसरी जगह कौन से मेथड से भेजते हैं, तो वो मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या हमारा लैंड है, दूसरा है वाटर एंड तीसरा है एयर। ठीक है, मतलब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे ये तीन ही है। ओके, अब ये तीनों को हम आगे क्लासीफाई करते हैं। तो लैंड हमारा आ जाता है तीन में। पहले तो रोडवेज होता है, ये भी हमारे लैंड पे है, रेलवेज लैंड पे है, एंड पाइपलाइंस भी कहाँ है, लैंड पे है। ठीक है, वाटर को हम 2 पार्ट्स में करते हैं, पहला है इनलैंड एंड दूसरा क्या है, सीवेज एंड ओशनिक रूट। एंड जो थर्ड था हमारा एयरवेज को हम नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये दोनों पार्ट्स में कवर अप करते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट है जो कि बुक में एकदम क्लियरली दिया हुआ है, वही मैंने यहाँ पे बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट हमारे पहले से यूज़ होते आ रहे हैं, मतलब सबसे स्टार्टिंग टाइम में लैंड ही यूज़ होता था। ठीक है, अब कोई ऐसे ऑटोमेटिकली तो नहीं ना पानी से वाटरवेज का यूज़ करना शुरू कर देगा। हमारा जो भी ओशन है या फिर जो भी हमारे लेक्स वगैरह होते हैं, नाव यूज़ करना शुरू कर देगा। स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में हम किस चीज़ का यूज़ करते थे, लैंड का यूज़ करते थे। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले से हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं। पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स, तो पहले हमारे क्या थे, एंशियंट टाइम्स में जो रास्ते होते थे हमारे, वो क्या होते थे, अनमेटल्ड होते थे। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आई तो हमारे जो रोड्स हैं वो कैसे हो गए, मेटल रोड्स हो गए। ठीक है, और रेलवेज़ वगैरह बन गए। और ये जो मेटल रोड्स एंड रेलवेज़ थे, उन्होंने काफ़ी सारी हमारी हेल्प करी है टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, हमारे गुड्स को मूव कराने में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स को ले जाने में हमारी बहुत हेल्प करी है कि इन्होंने, मेटल रोड्स एंड रेलवेज़ ने। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का काम होता था, जो भी हमारे कम्युनिकेशन का मेथड होता था, वो या तो हम एक जगह से दूसरे जगह, हमारे जो भी पिकॉक मैं बोल रही हूँ, पिकॉक नहीं, जो हमारे पिजन वगैरह होते थे, कबूतर, चिट्ठियाँ लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, या फिर घोड़े पे सवार होकर के कोई लेकर जाता था, या फिर चल कर के लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। जो हमारे जो पत्र होते थे, जो हमारे लेटर्स होते थे, वो पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, महीनों लग जाते थे, दिन लग जाते थे ऐसे। और अभी क्या होता है, अभी तो हम डायरेक्टली इंटरनेट का यूज़ करते हैं, अपना फ़ोन का यूज़ करते हैं, एंड फट से क्या हो जाता है, हमारा मैसेज पहुँच जाता है, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, और एयरवेज के थ्रू, एयरवेज जो हमारा अभी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, फास्टली हमारा, ठीक है, सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट है। तो उसका यूज़ करके हम फटाफट कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, मतलब कहीं भी पहुंच जाते हैं जहाँ हमें पहुंचना होता था। ठीक है, होता है। ओके, ये है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड का फर्स्ट क्या है हमारा, रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रेलवेज, एंड तीसरा क्या होगा, पाइपलाइन। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क कहाँ हमारे इंडिया में है, विद द टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 56 लाख किलोमीटर। एंड लेंथ कितनी है, 56 लाख किलोमीटर। एनुअल रिपोर्ट 2017-18 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। उसके बाद देखो, जो हमारा रोडवेज है वो कितने पैसेंजर्स कैरी करता है, कितने फ्रेट ट्रैफिक्स, मतलब कितने गुड्स कैरी करता है, तो 85% पैसेंजर्स एंड 70% हमारे जो कार्गोज होते हैं, जो हमारा ट्रैफिक होता है, मतलब जो भी हमारे गुड्स होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, 70% उनको कवर करता है। ठीक है, कैरी करता है एवरी ईयर। ओके, सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल,
अब जो हमारे रोडवेज होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए सुटेबल होते हैं। फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड इन 1943 व्हेन नागपुर प्लान वाज ड्रॉन। जो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट मतलब पहली कोशिश की गई थी सीरियसली, ठीक है, वो कब हुई थी? 1943 में, जब नागपुर प्लान ड्रॉ किया गया था। could not be implemented due to lack of coordination among the princely states and British India। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, नहीं हो पाया था। कैसे? बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, आगे अब हमारे पास है 20 ईयर रोड प्लान, जो कि कब हुआ? इंट्रोड्यूस 1961 में। क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ? टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। रोड्स की कंडीशन ठीक करने के लिए ये जो 20 ईयर रोड प्लान हमारा 1961 में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड्स आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवेज NH, स्टेट हाईवेज SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। देखो कैसे हमारे रोड्स को क्लासीफाई करा गया हमारे इंडिया में। ठीक है, देखो ये हमारा एक और चीज़ दिया हुआ है, शेर शाह सूरी का बनवाया हुआ शाही रोड। ठीक है, रॉयल रोड जो है इनका बनवाया हुआ। ये क्यों बनाया गया था? टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम द इंडस वैली टू द सोनार वैली इन बंगाल। इन्होंने क्या करा था? इस शाही रोड, इस जो रॉयल रोड है हमारा, इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने, ताकि वो स्ट्रेंथ कर सके अपने जो इनका एम्पायर था उसको ये कर सके कंसोलिडेट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इंडस वैली से लेकर के सोनार वैली तक, मतलब अपने जो भी हम बोल सकते हैं इनका एम्पायर जो था, इनका जो राज्य था, साम्राज्य, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, एक यूनिटी में रखने के लिए इन्होंने ये रोड बनाया था। ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रैवल कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो इतने दूर में। रीनेम्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड, बाद में इसको रीनेम करके इसका नाम रखा गया ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। ठीक है, बिफोरकेटेड इन 2 सेगमेंट्स। देखो 2 सेगमेंट्स में अब ये आ गया NH1 और NH2। NH1 जो रोड है वो दिल्ली टू अमृतसर जाती है एंड NH2 दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा दिया हुआ था जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हमारे पास है नेशनल हाईवेज। चलो नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रोड्स बनवाई जाती है और मेंटेन करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवेज कहते हैं। मींट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए ये क्या होता है? यूजफुल होता है। एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मेन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। ओके, उसके बाद हमारा ऑल्सो कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन एट्सेट्रा। और ये जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं वो स्टेट के कैपिटल्स को कनेक्ट करती हैं, और जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं उनको कनेक्ट करती हैं, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उनको, और रेलवे जंक्शन को भी ये कनेक्ट करती हैं। ठीक है, कौन? हमारे जो नेशनल हाईवे होते हैं वो। ठीक है, लेंथ 19,700 किलोमीटर। कब? 1951 में था। ठीक है, एंड 2016 के अकॉर्डिंग कितना हुआ देख सकते हो आप। ओके, आगे हमारे पास क्या है? कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, 40% ऑफ रोड ट्रैफिक। जो रोड लेंथ है टोटल हमारा, उसका सिर्फ 2% ही कवर करती है। ठीक है, और जो रोड ट्रैफिक है वो कितना होता है यहाँ पे? 40% होता है नेशनल हाईवेज पे, आप देख सकते हो। ओके, आगे हमारे पास है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995। ये कब ऑपरेशनलाइज्ड हुआ? 1995 में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of national highways, also the apex body to improve the quality of roads designated as national highways। ठीक है, अब ये जो हमारा बनाया गया ऑपरेशनलाइज्ड हुआ 1995 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम क्या था? इसका काम है पूरी तरह से जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के हो या फिर उसके डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है, मेंटेनेंस को लेकर के, इन सारी चीज़ों का ध्यान, इन सारी चीज़ों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नेशनल हाईवे को लेकर के, वो कौन रखेगी ध्यान? उसका कौन रखेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हो गया हमारा नेशनल हाईवे। उसके बाद आता है हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में क्या है? स्टेट हाईवे का लेंथ आप देख सकते हो कितना है। ओके, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट्स कंस्ट्रक्ट करी जाती है, मेंटेन करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं। ज्वाइन द स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट टाउन्स। ये किसको ज्वाइन करती है, तो जो स्टेट कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट टाउन्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है, कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज। और जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो हमारे नेशनल हाईवे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूट 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। पूरी कंट्री का जो टोटल रोड लेंथ है उसमें से 2% किसका था, नेशनल हाईवे का था। और अब टोटल रोड लेंथ में से 4% किसका है, स्टेट हाईवे का है, ठीक है। आगे हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखो ये कितने किलोमीटर है, ठीक है। आगे हमारे पास ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट रोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है। आप देख सकते हो एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि ये क्या हमारा स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड से कम लेंथ में, ठीक है। ये 17, ठीक है, 1,76,166 किलोमीटर है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है, 5 लाख है। ये 1 ही लाख है और ये कितना 5 लाख है, ठीक है, 5,61,940 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हमारे बड़े हैं, मतलब ये क्या कर रहे होंगे, टोटल रोड लेंथ में से हमारा ज़्यादा कंस्टिट्यूट करेंगे। ये सिर्फ 4% है और ये कितना कर रहे हैं वो देख सकते हो आप, ये 14% कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं और जो इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको कनेक्ट करते हैं। रूरल रोड्स आप देख सकते हो कितना, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। एंड वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स इन द रूरल एरियाज़ में ये क्या करते हैं, बहुत सारे रोड्स बने हुए होते हैं, वो हमारे होते हैं रूरल रोड्स, ठीक है। 80% टोटल रोड लेंथ में से यही होते हैं। नेशनल हाईवे हमारे इतने बड़े नहीं होते हैं जितने कि हमारे क्या होते हैं, रूरल रोड्स होते हैं, क्योंकि ये गली गली में इनको बनवा दिया जाता है। रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ टेरेन। अब क्या रीजनल वेरिएशन होता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ रूरल रोड में। क्यों, क्योंकि ये हर जगह मतलब उतने नहीं बनवाए जा सकते ना, अकॉर्डिंग टू जो हमारा नेचर होगा, जिस तरह से हमारा सरफेस एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है अदर रोड्स। अदर रोड्स में क्या है, बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल हाईवेज। बॉर्डर रोड्स कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, इस्टेब्लिश्ड इन May 1960, ठीक है। इंटरनेशनल हाईवेज तो समझ में आता होगा ना, जो नेशनल हाईवेज होती हैं वो जब दूसरे जो हमारे होते हैं कंट्री उसको कनेक्ट करती हैं तो वो इंटरनेशनल हाईवे हो गया, ठीक है। आगे क्या हमारा वो देखते हैं हम, अब प्रीमियर। A premier multifaceted construction agency constructed roads in high altitude mountainous terrain adjoining Chandigarh with Manali, Himachal Pradesh and Leh Ladakh. Runs at average altitude of 4,270 meters above the mean sea level. Also undertakes snow clearance in high altitude areas, ठीक है। तो अब ये बात हो रही है किसकी, ये हमारे उन रोड्स की बात हो रही है जो कि हाई अल्टीट्यूड या फिर माउंटेनस एरियाज़ में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे दिया गया है कि जो चंडीगढ़ विथ मनाली से कनेक्ट करती है जो रोड, ठीक है। अब ये जो है वो कितने ऊपर, मतलब जो सी लेवल है हमारा उससे कितने ऊपर तक ये क्या करती है, रन करती है, ऊंचाई कितनी होती है, 4,270 मीटर, कम से कम सी लेवल से इतनी ऊंचाई होनी चाहिए और वहाँ पे रोड बना जाता है, ठीक है। ऑल्सो अंडरटेक स्नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आगे हमारे पास क्या आता है, रेल ट्रांसपोर्ट। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या करता है, पैसेंजर्स एंड फ्रेट्स, जो हमारे कमोडिटीज़ होते हैं उन दोनों को ही क्या करता है, उन दोनों की मूवमेंट में ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एंड हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ लाता है। महात्मा गांधी ने देखो क्या कहा था, इंडियन रेलवेज क्या करेंगी, प्राउड पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में जो है ये क्या कर रहा है, रेलवेज बहुत बड़ा योगदान निभाएगा। ये क्या करेगा, ये बहुत सारे डाइवर्स पीपल्स को, जो हमारे डिफरेंट कल्चर्स के पीपल्स होंगे उन सबको एक साथ लाने में हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि लिखा हुआ है हमारे ट्रेन में, हमारे रेलवेज में कि इसमें यही कल्चर के लोग आकर बैठ सकते हैं या फिर ये रिलीजन कैसा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने ये कहा था, ठीक है। आगे हमारे पास है इंडियन रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसने कवर करा था उस टाइम में, ठीक है। लेंथ 66,030 किलोमीटर 31 मार्च 2000 अकॉर्डिंग देखा गया है, ठीक है।
पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज साइज। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है सेंट्रलाइज्ड रेलवेज मैनेजमेंट सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है, मतलब रेलवेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, तो भाई प्रेशर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास है इंडिया में रेलवे जोन्स, जिनके नाम हमारे एक डब्बे में लिखे हुए थे बुक में, तो आप देख सकते हो हमारे 16 जोन्स हैं। ठीक है, इसके लार्ज साइज की वजह से इतने सारे जोन्स हैं। देखो, सेंट्रल जोन, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई CST। ईस्टर्न जोन कोलकाता है हेडक्वार्टर इसका। सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। नॉर्दर्न न्यू दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद। उसके अलावा हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालिंगांव गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। साउदर्न चेन्नई। साउथ सेंट्रल का है, देखो आप देख सकते हो, सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न का है कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का हुबली। वेस्टर्न का मुंबई चर्च गेट। एंड वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर। ठीक है, ये हमारे 16 क्या हैं, जोन्स हैं, रेलवे जोन्स। ठीक है, अब हमारे पास आगे है रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस by CNG run vehicles along with the introduction of metro is a welcome step towards the controlling air pollution in urban areas। ठीक है, अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं है, जब क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब जब आ गई तो हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, पहले की अगर हम पहले की अपेक्षा देखें तो पहले हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो हम किधर जा रहे हैं, अपने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा। जब डीजल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डीजल का डिस्प्लेसमेंट हुआ किससे, CNG से। ठीक है, CNG रन व्हीकल से, तो अब क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन उतना नहीं हो रहा है। अगर मेट्रो रेल हैज़ रिवोल्यूशनाइज द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। मेट्रो रेल का जब स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोलकाता एंड दिल्ली में, इसने भी क्या कर दिया है, रिवोल्यूशनाइज द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, आगे हमारे पास है ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। रेलवे वर मोस्टली डेवलप्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बात करें हम, डेवलपमेंट जब हुआ था हमारे रेलवेज़ का, तो बेसिकली ये कौन से एरियाज़ में होता है, अभी ये सारे एरियाज़ में है आपको, अर्बन एरियाज़ में, और मतलब हर जगह से रेलवेज़ गुजरती है। लेकिन पहले क्या थे, पहले कहाँ पे ये होते थे, तो जो हमारे जहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज होते थे, लाइक हम बोल सकते हैं माइनिंग वगैरह का हो गया, कोयल वगैरह का हो गया, या फिर जहाँ पे प्लांटेशन वगैरह होती है अच्छी अच्छी, वहाँ पे होते थे। ठीक है, वहाँ पे रेलवेज़ बनाए जाते थे, जहाँ पे उन्हें मतलब जो भी है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहने का मतलब है जो भी रिसोर्सेज उन्हें मिल पाए इजीली, वहाँ पे वो रेलवेज कंस्ट्रक्ट करवाते थे, ताकि वो अच्छे से इजीली क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट। हिल स्टेट में क्या है, लेस डेंस है, क्योंकि वो हिली एरियाज ही है। ठीक है, वहाँ पे इतना आसान नहीं है बनवाना रेलवे नेटवर्क। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, उधर भी नहीं है उतना। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इधर क्या है, उतना नहीं है रेलवे नेटवर्क। ठीक है, मतलब रेलवेज बहुत कम है। कोंकण रेलवे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ये। ठीक है, कब हुआ कोंकण रेलवे का कंस्ट्रक्शन, 1998 में। 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है ये। ठीक है, पोहा इन महाराष्ट्र से लेकर के मैंगलोर इन कर्नाटका, महाराष्ट्र टू कर्नाटका डायरेक्टली देखे तो हम, ये चलती है। ठीक है, क्रॉसेस 146 रिवर्स स्ट्रीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स। देखो आप देख सकते हो कि कितना ये क्रॉस करके वो पहुंचती है कर्नाटका। 146 रिवर्स को क्रॉस करती है, उसके बाद बहुत सारे स्ट्रीम्स को, उसके बाद 2000 से भी ज़्यादा ब्रिजेस पार करती है, और 91 टनल्स को। ठीक है, और इन 91 टनल्स में हमारा एक एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट टनल है वो भी आता है। ठीक है, जो कि 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है, ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट, इसी रूट में है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एशिया का लार्जेस्ट टनल है कौन सा। ठीक है, जिसे ये कवर करती है कोंकण रेलवे। आगे हमारे पास क्या है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर इन दिस अंडरटेकिंग। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका ये इस रेलवे में पार्टनर है। ठीक है, मतलब कि इसके मैनेजमेंट में ये तीनों ध्यान देती हैं। आगे हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे 3 कैटेगरीज हैड बीन मेड, ब्रॉड गॉज, मेट्रो गॉज और नैरो गॉज। टोटल लेंथ इसकी है 6510 किलोमीटर 2016 मार्च के अकॉर्डिंग। मेट्रो गॉज की कितनी है, 3880 किलोमीटर, एंड नैरो गॉज की कितनी है, 2297 किलोमीटर। ठीक है, विड्थ ट्रैक के अकॉर्डिंग। आगे अब हमारे पास आता है वाटर ट्रांसपोर्ट।
मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट ख़त्म। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा? लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने बेसिकली जो पढ़ा था, एक सेकेंड, हमारा कुछ छूट रहा है, और हमारा जो छूट रहा है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा था, ठीक है। तो हम वाटरवेज के बाद हम पाइपलाइन पढ़ने वाले हैं, ओके। तो देखो वाटरवेज में क्या है, एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक दोनों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है हैवी और बल्कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, इनलैंड वाटरवेज और ओशनिक वाटरवेज, ठीक है। हमने इसको पिछले वाले जो हमारा चैप्टर था, पिछले वाले जो बुक था, हमारा जो फर्स्ट बुक है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, तो उतना भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस देख लेना है कि क्या क्या है एग्जैक्टली। नॉर्मली है इस चैप्टर में, बहुत ईजी है। इनलैंड वाटरवेज में क्या हमारा चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज, रेलवेज से पहले की बात है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता था, ठीक है। फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट, अभी क्या करना पड़ रहा है, इसे टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रोडवेज एंड रेलवेज से, ठीक है। India has 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। कंट्रीज का ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ 1% ही हिस्सा है हमारे इनलैंड वाटरवेज का, और जो हमारा ये दूरी तय करता है वो लगभग 14,500 किलोमीटर तक नेविगेबल वाटरवेज है हमारे इंडिया में, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्राइजेस रिवर्स, कनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक एट्सेट्रा। इसमें आते कौन कौन से हैं इनलैंड वाटरवेज में? रिवर्स, कनल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स, इन सब के थ्रू जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी 1886 में स्टैब्लिश्ड हुआ या फिर सेटअप हुआ, हम ये कह सकते हैं। क्यों? फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मेंटेनेंस के लिए डेवलप करा गया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, ठीक है, 1886 में। याद कर लेना टाइम पीरियड। अब आता है हमारा नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, ओके। ये बुक में लिखा हुआ है तो आप भी जान लो, एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद टू हल्दिया स्ट्रेच, ठीक है। किलोमीटर आप देख लो कितना है, और इसका स्पेसिफिकेशन सिर्फ लिखा हुआ है, आप पढ़ लो यहाँ पे, और बाकी का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आप बुक में पढ़ लेना डायरेक्टली, वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन, और कुछ नहीं है। ये नेविगेबल है, ठीक है। मैकेनिकल बोट्स यूज़ होते हैं पटना से, एंड जो हरिद्वार है वहाँ से क्या होता है, ऑर्डिनरी बोट्स का यूज़ करा जाता है। NW2 जो नेशनल वाटरवेज सेकेंड है हमारा, वो सादिया टू धूरबरी है 891 किलोमीटर में, और जो थर्ड है हमारा वो क्या है, कोटापुरम टू कोल्लाम, ओके। ये हमारा हो गया। अब आगे क्या हमारा, द बैक वाटर्स ऑफ केरला हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इनलैंड वाटरवे। जो बैक वाटर्स हैं केरला में, उसका एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, फिर स्पेशल सिग्निफिकेंस है इनलैंड वाटरवेज में, ठीक है। ये चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है जो केरला का है, एंड ऑल्सो अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। आपको पता है केरला में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो ये लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को इनलैंड वाटरवे यहाँ का अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वालम काली, ये क्या है? ये भी बैक वाटर्स में ही हेल्ड करा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमारा जो है वो ओशनिक रूट है। इनलैंड वाटरवेज तो हमने पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ नहीं था, वो इंडिया का ही था, बस थोड़ा सा था हमारा, जो कि कवर अप हो चुका है। बेसिकली जो रिवर्स से लेक्स के थ्रू जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, और ओशनिक रूट में तो हमारे आ जाते हैं भाई ओशन, सीज, ठीक है। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेट 7,570 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स। आइलैंड को इंक्लूड करके यहाँ पे बताया गया है कोस्ट लाइन का जो है, ठीक है, वो लगभग कितना है? 7,517 किलोमीटर का है, ठीक है, वास्ट कोस्ट लाइन। 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन रूट्स को, ठीक है। पोर्ट्स नहीं रहेगा तो हमारे जो हैं शिप वगैरह वो तो चलेंगे नहीं, तो ये क्या करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटीज़, सपोर्ट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसको डेवलप करने में, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बल्कि मटेरियल्स भेजा जाता है, लाया जाता है। 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, देख लो आप ध्यान से देख सकते हो कि 95% हमारे इंडिया का जो ट्रेड होता है फॉरेन ट्रेड,
वो इसी से किया जाता है, ठीक है। 70% बाई वैल्यू मूव्स थ्रू ओशन रूट्स, ठीक है। ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी दूसरी कंट्रीज से या फिर जो हमारे आइलैंड्स होते हैं उनके बीच में भी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो हमारे ओशनिक रूट आराम से करते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा आ जाता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। हैज़ रिड्यूस डिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग ट्रैवल टाइम, ट्रैवल टाइम को इसने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, डिस्टेंसेस को घटा दिए। क्यों? क्योंकि पहले हम लैंड के थ्रू जब ट्रैवल करते थे तो अगर ये हमारा रोड ऐसे रास्ता बनाया हो तो ऐसे ऐसे करके हमें जाना पड़ता था, ठीक है। और वो भी साइकिल से चलो या फिर चल के चलो या फिर कुछ भी ले लो, नॉर्मली घोड़े वोड़े, तो बहुत टाइम लगता था, ठीक है, महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसके बाद ओशन रूट से तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से अगर ओशन शुरू होता है तो हमें डायरेक्टली, अगर यहाँ पे कुछ है तो ऐसे डायरेक्टली हमें पहुँचना है, ठीक है। और यहाँ पे ओशन है और हम लैंड के थ्रू जा रहे हैं तो ऐसे 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 करके पता नहीं क्या क्या पार करके हमें यहाँ पहुँचना पड़ता है, ठीक है। तो ओशन के थ्रू भी हमारा कम हो गया। अब क्या है, अब हमारा एयर ट्रांसपोर्ट आ गया तो इसकी तेज़ी भी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, तो ये बस ऐसे डायरेक्टली पहुँचा देता है, ठीक है। कोई भी जो हमारा एयरवेज वहाँ पे होता है वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं आराम से। तो इसने क्या करा है, डिस्टेंसेस को रिड्यूस कर दिया, ट्रैवल टाइम को मिनिमाइज करके काम करके। एसेंशियल फॉर वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, हमारे कंट्री जैसे जितना वास्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कंट्री वहाँ पे टेरेन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस डाइवर्स हैं, इसलिए ये बहुत एसेंशियल है, ठीक है। इन इंडिया बिगिनिंग इन 1911, इसकी बिगिनिंग कब हुई थी हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन की? 1911 में, व्हेन एयर मॉल ऑपरेशन कमेंस्ड ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। फर्स्ट टाइम देखो बिगिनिंग कब हुआ था, 1911 में, और इलाहाबाद से नैनी के बीच में कोई भी प्लेन उड़ाया गया था, ठीक है। रियल डेवलपमेंट कब हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद वाले पीरियड में हम बोल सकते हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडियन एयर स्पेस। इंडियन एयर स्पेस की अगर हम बात करें तो इसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कौन करता है? सेफ एफिशिएंट ट्रैफिकली, मतलब सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल, सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। द अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट, और ये जो अथॉरिटी है 125 एयरपोर्ट्स मैनेज करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। उसके बाद अब हमारा आता है मैनेज्ड बाय एयर इंडिया। मैनेज्ड बाय एयर इंडिया क्या है? प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो। जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो एयर इंडिया के थ्रू भी मैनेज किया जाता है, और ये क्या करता है, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है पैसेंजर्स एंड कार्गोज दोनों के लिए, मतलब गुड्स एंड जो हमारे पीपल्स होते हैं उन दोनों को ही कैरी करता है, ठीक है। नाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने अब स्टार्ट कर दिया पैसेंजर सर्विसेज को, ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज के लिए भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब आगे हमारे पास कनेक्ट्स ऑल द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विसेज। एयरवेज क्या करती है, जितने भी कंटिनेंट्स है वो सबको कनेक्ट कर लेती है वो, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड के कंट्री को। 1911 में स्टार्ट हुआ था। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है और जगह भी का भी नाम याद रखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज, 4 मेजर कंपनीज के थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करा गया था। इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज के द्वारा, ठीक है। 1951 में क्या हुआ, 4 मोर कंपनीज इसमें ऐड हुई, ठीक है, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइन, ठीक है। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड एंड 2 कॉरपोरेशंस, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइन वर फॉर्म। देखो 2 यहाँ पे फॉर्म्ड होती हैं, नेशनलाइज्ड होता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, एंड नाउ इंडियन एयरलाइंस इज नोन एज इंडियन, और अब हमारे इंडिया का जो एयरलाइन है उसको हम इंडियन के नाम से जानते हैं, मतलब कि हमारे इंडिया से ये नेशनलाइज्ड हो गया क्योंकि, ठीक है, तो अब नेशनलाइज हो गया तो हमारे कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में जो जाती हैं, अब वो पता है वो क्या होता है, इंडियन एयरलाइंस होती है, ठीक है, मतलब जो हमारे इंडियन एयरलाइंस है उनको इंडियन बोला गया है। अब आगे हम क्या देखेंगे, 2010 इसमें क्या हुआ, डोमेस्टिक मूवमेंट इन्वॉल्व कितना है यहाँ पे हमारा 52,520.21 लाख पैसेंजर्स एंड अबाउट 23 लाख मेट्रिक टोन्स ऑफ कार्गो। 2010 के अकॉर्डिंग देखा गया कि हमारा जो मूवमेंट हुआ, डोमेस्टिक मूवमेंट, वो पैसेंजर का कितना हुआ और कार्गो का कितना हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अब आगे हमारे पास क्या है,
पवन हंस है एक हमारा, देखो हेलीकॉप्टर है ये, इसके बारे में बताया गया है। इज़ द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज है, ये हिली एरियाज के लिए बेसिकली उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये बनाया गया। एंड इज़ वाइडली यूज्ड बाय टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के जो भी हमारे टूरिस्ट हैं उनके द्वारा ये वाइडली यूज्ड होता है। पवन हंस लिमिटेड मेनली प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू पेट्रोलियम सेक्टर एंड फॉर टूरिज्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अब ऑयल गैस एंड पाइपलाइंस सॉरी, ठीक है, ऑयल गैस एंड पाइपलाइंस जो हमारा बाकी रह गया था लैंड वाले में, बोल सकते हैं हम, हाँ लैंड ट्रांसपोर्ट में, तो वो हम पढ़ लेते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स एंड गैस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। लॉन्ग डिस्टेंसेज में जब हमें गैस एंड लिक्विड्स प्रोवाइड कराना होता है, ट्रांसपोर्ट कराना होता है, तो ये बहुत ही आसान है और एफिशिएंट मोड है। ठीक है, हमारे पाइपलाइंस सॉलिड भी इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसको जब हम स्लरी में कन्वर्ट कर देते हैं तब ये क्या होता है, इसे भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस is engaged in the exploration, production, transportation of crude oil and natural gas। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए और प्रोडक्शन इसके लिए इसमें कौन इंगेज्ड है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, आगे हमारे पास क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज अ कंपनी। 1959 में एज अ कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, उसके बाद ये इंगेज्ड हो गई एक्सप्लोर करने में, प्रोडक्शन करने में और ट्रांसपोर्टेशन करने में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। ठीक है, और ये सेटअप किसकी है, पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। उसके बाद है नाहर काटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार, एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन covering a distance of 1157 km was constructed by OIL, further extended up to कानपुर in 1966। ठीक है, देखो ये जो हमारा है क्या है, एशियाज का फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। ओके, जो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 1157 किलोमीटर की, और कंस्ट्रक्ट की गई थी OIL मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और बाद में इसे कानपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया 1966 में। ठीक है, पहले ये कहाँ से थी, नाहर काटिया ऑयल फील्ड थी असम में, असम से बरौनी इन बिहार। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कहाँ से कहाँ तक थी, असम से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि बिहार में थी। अब असम में कहाँ, नाहर काटिया ऑयल फील्ड एंड बरौनी रिफाइनरी बिहार में। अब इसको फर्दर कहाँ एक्सटेंड किया गया, 1966 में कानपुर तक एक्सटेंड करा गया। और एशियाज का ये क्या है, फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, जो कि 1157 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और OIL के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट की गई है। सबको समझ में आ गया। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। देखो वेस्टर्न रीजन में जो हमारे नेटवर्क्स हैं पाइपलाइंस का, उनका नाम लिखा हुआ है, अंकलेश्वर टू कोयाली, मुंबई हाईलाइन टू कोयाली एंड हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, ये हमारे क्या है, वेस्टर्न रीजन में जो हमारे हैं पाइपलाइंस, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। रिसेंटली देखो एक लॉन्ग पाइपलाइन बनाया गया, 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन कनेक्टिंग सलाया गुजरात विद मथुरा यूपी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। सलाया से मथुरा बोल सकते हैं हम, ठीक है, मतलब गुजरात टू मथुरा डायरेक्टली ये एक बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है रिसेंटली। इट सप्लाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम गुजरात टू पंजाब जलंधर वाया मथुरा। मथुरा के थ्रू, मथुरा होते हुए ये क्या करती है, क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराती है गुजरात से पंजाब को। ठीक है, पंजाब। आगे हमारे पास है OIL is in the process of constructing of 660 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन फ्रॉम नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी। देखो अब ये क्या है, प्रोसेसिंग में है अभी। ठीक है, मतलब ये अभी काम शुरू ही है। ओके, कंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या, एक पाइपलाइन 660 किलोमीटर का, जो कहाँ से कहाँ जाएगा, नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन। अब देखो सिलीगुड़ी का है और नुमालीगढ़ का है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको दिया है। आगे हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन द ब्रिंगिंग अबाउट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से आज हम क्या कर पा रहे हैं, एकदम फटाफट किसी से भी बात कर लेते हैं। ओके,
तो देखो इससे पहले किस तरह से बातें होती थी ये तो आपको पता होगा, लेटर्स लिखे जाते थे, बहुत सारे जो होते थे चीज़ें यूज़ होती थी, लाइक हॉर्स वगैरह यूज़ होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में महीनों लग जाते थे, साल लग जाते थे, ठीक है, अगर बहुत दूर दूर तक जाना है तो ऐसे लेटर्स पहुँचते थे, ठीक है। और अब क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत हाईफाई हो गया। अब आगे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी, क्वालिटी एंड स्केल के बेसिस पे जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला है पर्सनल और दूसरा है मास, ठीक है। लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सब क्या हमारे पर्सनल मास ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन में है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और मास में क्या हो गया, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये सब क्या हमारे मास कम्युनिकेशन है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। पर्सनल में तो हम सिर्फ इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और मास में हम रेडियो, टेलीविज़न और सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हमारे क्या है, इंटरनेट पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और क्या है, एडवांस्ड है। ओके, ये इफेक्टिव है हमारा, वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है ये। अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा विद डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, डेटा भी होता है और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ये कलेक्ट करके रखता है। प्रोवाइड एन इफिशियंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एट अ कंपेरेटिवली लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में ये क्या करता है, प्रोवाइड एन एफिशिएंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इनेबल अस विद द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के जो बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं वो भी हमारे लिए क्या है, इनेबल है इसकी वजह से। मास कम्युनिकेशन क्या आता है हमारा, मास कम्युनिकेशन में रेडियो देखा हमने, तो रेडियो क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट हुआ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हमारे इंडिया में 1923 में। और बाद में क्या हुआ, जब ये धीरे धीरे पॉपुलर हो गया, सारे घरों में ये रेडियो होने लगा, तब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसे आगे बढ़ाया, ठीक है, अपने कंट्रोल में लिया। गवर्नमेंट ब्रॉट दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर इट्स कंट्रोल इन 1930, 1930 में गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में लिया अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, किसके अंडर में, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंडर में। अब आगे इसको चेंज करा गया, ठीक है, ये चेंज किस चीज़ में हुआ, ऑल इंडिया रेडियो में 1936 में चेंज हुआ और उसके बाद आकाशवाणी में 1957 में। ओके, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट, आगे हमारे पास क्या है, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जो ऑल इंडिया रेडियो है वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। स्पेशल न्यूज़ भी आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए स्पेसिफिक ऑकेजन पे, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट सेशन हो गए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन हो गए, इन सब के जो भी ऑकेजन्स हो गए स्पेशल, उन सब की न्यूज़ भी ये प्रोवाइड कराती है। ये हो गया हमारा रेडियो। उसके बाद आता है हमारा टेलीविज़न, टेलीविज़न मीन्स टीवी, अभी सबके घरों में है, ठीक है, अभी तो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टीवी उतना कोई देखता ही नहीं है। तो ये इमर्ज्ड कब हुआ, इमर्ज्ड एज अ मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडुकेटिंग मासेस। ये कैसे हुआ, एक इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम, विजुअलाइज करना मतलब देखना, ठीक है, तो उसमें ऑडियो भी होता है और विजुअल हम उसको देख भी सकते हैं, ठीक है, तो ये पहला था, मोस्ट इफेक्टिव था मीडियम, और बहुत ज़्यादा मतलब इससे हमें चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। मतलब रेडियो से तो सबको अच्छा ही लगा, रेडियो तो सिर्फ सुनाई देता था, और ये क्या हुआ, टेलीविज़न इसमें दिखाई भी देता, तो ये उससे भी इफेक्टिव हो गया। इनिशियली टीवी सर्विसेज वर लिमिटेड ओनली द टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगन इन 1959, 1959 में बिगन हुआ ये, ठीक है, और ये लिमिटेड थे नेशनल कैपिटल तक ही। लेकिन 1972 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे सेंटर सिटी में और ऐड हो गए, एंड इन 1976 टीवी वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। 1976 में जो ऑल इंडिया रेडियो था AIR, उससे इसको हटाया गया, मतलब डीलिंक्ड किया गया, एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन, और इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली दूरदर्शन के नाम से, DD के नाम से। आफ्टर इंसैट, आइए देखो इसका फुल फॉर्म हमने आगे लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेंगे। नेशनल टेलीविज़न DDI बिकम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम CNP, कॉमन नेशनल प्रोग्राम का यहाँ लिखा हुआ है, वेयर स्टार्टेड फॉर द इंटायर नेटवर्क एंड इट्स सर्विसेज वेयर एक्सटेंडेड टू द बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज। धीरे धीरे क्या हुआ, जब सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद धीरे धीरे ये बैकवर्ड और रिमोट रूरल एरियाज़ में भी पहुंच गया, एक्सटेंड कर गया, इसकी सर्विसेज एक्सटेंड कर गई। अभी सारे रूरल एरियाज़ जो भी होते हैं, गांव होते हैं, विलेजेज होते हैं, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन दमसेल्व्स, ये खुद में कम्युनिकेशन है, इसके अलावा क्या करती हैं, जो हमारे अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको भी ये रेगुलेट करती हैं, ठीक है। सैटेलाइट इमेजेस कैन बी यूज्ड फॉर द वेदर फोरकास्ट, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलमिटीज एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है। तो जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं वो वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ होती हैं, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलमिटीज़ के लिए भी यूज़ होती हैं। हो गया हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पसेस सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2। देखो 2 ग्रुप में इनको डिवाइड करा गया है, किस चीज़ पे, कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पसेस के बेसिस पे। पहला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट, इसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था उधर था, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और दूसरा क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, IRS। ओके, इनसैट को देख लो एक बार। 1983 में स्टैब्लिश्ड हुआ मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम, किस लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर वेरियस अदर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स, इसलिए ये स्टैब्लिश्ड हुआ 1983 में। IRS became operational with launching the IRS-IA in March 1988 from Baikonur in Russia। ये क्या हुआ, ये ऑपरेशनल हो गया कब, विद लॉन्चिंग द IRS-IA इन मार्च 1988 में, जब इसने क्या करा, IRS-IA लॉन्च किया फ्रॉम बाइकनौर इन रशिया। इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड हर ऑन लॉन्चिंग व्हीकल, इधर भी एक लॉन्चिंग व्हीकल हमारा इंडिया में भी आया, कौन, PSLV, ठीक है, ये भी डेवलप्ड हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, ये हमारे इंडिया में हुआ, और ये किधर, बाइकनौर इन रशिया, ठीक है। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC एट हैदराबाद प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग। इधर देखो, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है NRC एट हैदराबाद, वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो इधर तो हमारा हो गया पूरा इनसैट एंड IRS, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे इंडिया में जो भी हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में ग्रुप किया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और वो ये दोनों ग्रुप है, ठीक है। जब IRS कब ऑपरेशनल हुआ, जब इसने लॉन्च करा IRS-IA इन मार्च 1988 फ्रॉम बाइकनौर इन रशिया, बाइकनौर जो कि रशिया में है, ठीक है, वहाँ से जब इस क्या लॉन्च किया इसने, IRS-IA, ठीक है। हो गया भाई, ये हमारा कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बुक की ही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग से कोई भी चीज़ मैंने नहीं ली है, लैंग्वेज भी एकदम कम्प्लीटली बुक का ही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाकर के चेक कर लेना, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, और नोट्स के लिए भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियोज़ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।